सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से एक स्टोरी के थ्रू इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि इस वीडियो से पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो मैंने स्टोरी प्लॉट से आपको पूरी कहानी समझा रखी है उससे आपको काफ़ी ईजी तरीके से सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो याद हो ही जाएंगी और वो स्टोरी प्लॉट जो है आज की वीडियो में भी काम आएगा। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको जो BeCl2 बताया था कि बेरिलियम बड़ा चंट इंसान है, उसकी गर्लफ्रेंड है क्लोरीन, उनके बीच में जो है बाद में बॉन्ड बन जाता है एक पार्टी में, उनके घर पे गेस्ट आते हैं और आज हम उसकी बॉन्ड को ही हम आगे जब हम हाइलाइट्स और डिस्कस करेंगे तब हम आगे उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मतलब आप देखोगे कि उस कहानी कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमारे काम आएगी और कितनी ईजी तरीके से हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को याद कर पाएंगे, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो इस ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसमें से जो बेरिलियम इंसान है ना, ये बड़ा चंट इंसान है। इसकी आधे से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ना हमेशा एनोमलस जाती हैं। कुछ कुछ केसेस में जैसे कि एसिड्स के साथ रिएक्शन में या फिर लिक्विड अमोनिया में कुछ केसेस में ये अपनी चंटपंती नहीं दिखाता है, ये सबकी तरह ही बिहेवियर दिखाता है, पर ऑलमोस्ट जगह पर इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बेरिलियम के अंदर एक ऐसा क्या है जो वो इतनी ज़्यादा चंटपंतियाँ कर पाता है। पर आज की हम वीडियो में बेसिकली हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये ओवरव्यू है। हम पहले ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में देखेंगे, फिर हम हैलाइड्स जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनके ऑक्सो एसिड्स को पढ़ेंगे और इसके आगे हम कार्बोनेट्स में सल्फेट्स और नाइट्रेट्स इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। इस सबको शुरू करने से पहले ना हमें एक लाइन जानना बड़ी ज़रूरी है और वो है ये NCERT की लाइन है। मैं सारा रेफरेंस जो है NCERT यहाँ पर ले रही हूँ। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि इनके जो पड़ोसी एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप 1 वाले, वो काफ़ी आयनिक वो कंपाउंड्स बनाते हैं। वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आयनिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, ठीक है। तो उनको दिखा कि हाँ भाई उन्होंने काफ़ी आयनिक कंपाउंड्स बनाए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी आयनिक कंपाउंड्स बनाएं। तो इस चक्कर में, उनकी तरह आयनिक बनने के चक्कर में, ना तो वो आयनिक बन पाते हैं पूरे और ना वो कोवलेंट बन पाते हैं, पर फिर भी हम उन्हें प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स बुलाते हैं। अल्कली मेटल्स जितने आयनिक नहीं होते इनके कंपाउंड्स, जो ये ग्रुप 2 के कंपाउंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे ना, ये सारे कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स जितने आयनिक तो नहीं है, पर हाँ इनको हम प्रीडोमिनेंटली आयनिक बोल देते हैं। पर क्योंकि बेरिलियम चंटपंती दिखाता रहता है तो वो यहाँ पर भी बोलेगा। बेरिलियम कहेगा कि यार तुम ना अल्कली मेटल्स को कॉपी करने के चक्कर में ना तुम आयनिक रह रहे हो ना तुम कोवेलेंट रह रहे हो, तुम्हारी अलग से कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो मैं बनाऊंगा अपनी स्पेशलिटी। वो कहेगा तुम भागो, तुम आयनिक की रेस में भागो, मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाऊंगा जो बिल्कुल कोवेलेंट ही होंगे। तो बेरिलियम बहुत बदमाश है, बहुत चंट है, तो वह ऐसी चीज़ें करता रहता है, तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो इस लाइन में यही था कि अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आयनिक होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं, मतलब कि उनमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। पर बेरिलियम वो अपने चंटपंती दिखाता है, वो उतने आयनिक तो नहीं बना पाता, मतलब उसके जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना वो बिल्कुल ही कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। वैसे वो भी प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, पर उसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि बिल्कुल ही कोवेलेंट दिखेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इन एलिमेंट्स की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ऑक्साइड्स के लिए ये जितने भी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मोनोऑक्साइड बनाते हैं, MO, ये बनाते हैं मोनोऑक्साइड। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके जो मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिखाते हैं ये सारे जो है ना वो बेसिक लोग, वो जो बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे वो लोग दिखाते हैं ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। बेरिलियम की ऑक्साइड नहीं दिखाती रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेरिलियम की ऑक्साइड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखाती, पर जो इसका पूरा परिवार है ये सारे मिलकर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। कौन? जो इनकी ऑक्साइड्स बनती है, इनकी मोनोऑक्साइड्स, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिखाती है, पर बेरिलियम की ऑक्साइड जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अगर मैं
याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊँ तो यार ये बहुत लोग जो है ना वो बड़े, मैं कह रही थी कि बड़े बूढ़े लोग आ जाते हैं, बड़े बेसिक से लोग होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बड़े ज़्यादा सॉलिड डिसीजंस होते हैं, वो एक बार किसी चीज़ पे आ जाए ना तो बदलते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ उनका जो स्ट्रक्चर है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। पर इनका स्ट्रक्चर नहीं बनता क्योंकि ये थोड़ा सा ये हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करता, ये बेरिलियम ऑक्साइड बिलीव करते हैं थोड़े स्मार्ट वर्क पे, तो ये इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। और अगर हम केमिस्ट्री में आए इसका रीज़न देखें तो वो ये है कि इनकी जो मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं ये आयनिक इन नेचर होती है, इस वजह से इनका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनता है। पर जबकि बेरिलियम ऑक्साइड ने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो कोवेलेंट होते हैं, तो ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये काफ़ी कोवेलेंट इन नेचर है, जबकि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ये आयनिक इन नेचर है। इस वजह से बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो होती है ये आयनिक इन नेचर होती हैं, जबकि जो ये बेरिलियम की ऑक्साइड है ये हमारी कोवेलेंट इन नेचर होती है, जिसकी वजह से इसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर नहीं आता। बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब की जो ऑक्साइड्स बनती है मोनो ऑक्साइड्स, ये आयनिक इन नेचर होती हैं और ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दिखाती हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ना मेटल ऑक्साइड बनने की, ये इस रिएक्शन की जो हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है ये काफ़ी हाई होती है, मतलब कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, तो मतलब कि दे आर वेरी स्टेबल टू हीट, इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अभी 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 जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो लोग हैं ये बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे लोग जो थोड़े नीचे जाते रहते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग, ये सारे बड़े बेसिक बंदे हैं ना, तो इनकी जो ये मेटल ऑक्साइड बनेगी ये भी कैसी होगी, बेसिक इन नेचर होगी। ये मेटल ऑक्साइड हमारी बेसिक कैरेक्टर दिखाएगी, इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा। पर बेरिलियम ऑक्साइड चंट बंदा ये बेसिक नहीं दिखाएगा, इसकी ऑक्साइड कैसी होगी, एम्फोटेरिक होगी। इस बात इन चीज़ों को हम, ये चीज़ें हमें पता है, ये हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है, कि ये जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होंगी ये सारी बेसिक इन नेचर होगी, वो हमें पता है ये बड़े बेसिक बंदे हैं। पर बेरिलियम ऑक्साइड क्योंकि बड़ा स्मार्ट बंदा है तो ये जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, इसकी ऑक्साइड्स जो है बेसिक नहीं होगी। एम्फोटेरिक मतलब कि ये एसिड और अल्कली दोनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स बनती है ना, ये जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं ये आगे वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे ऑक्साइड्स का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स की। तो जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स बनी है ना ये वाटर से रिएक्ट करती हैं और क्या बना देती है, मेटल की हाइड्रोक्साइड्स बना देती है। अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स में भी ना सेम कहानी चलेगी, सेम, क्योंकि बेरिलियम को छोड़ के अभी भी सारे बनने कैसे हैं, बेसिक, ठीक है। तो ये अभी भी क्या होंगी, बेरिलियम को छोड़ के जितने भी ये सारे एलिमेंट्स की जो हाइड्रोक्साइड्स बन रही है ये बेसिक है। पर बेरिलियम की जो हाइड्रोक्साइड बनेगी BeOH होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक होगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं ये हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, मतलब कि इनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, इनकी हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होती हैं और जो बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक होती है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाए, अब मैं इनकी बेसिक नेचर की बात करूं कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। बेरिलियम को तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये बंदा अलग है, ये दिखा रहा है क्या, एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो हम जैसे नीचे जाते हैं ना, तो अब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो बेसिकली जनरेशन बढ़ रही है, ठीक है। पुरानी जनरेशन आ रही है, मतलब बढ़ रही है, मतलब कि पीछे के ज़माने में बढ़ रही है, पुराने ज़माने के लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा पुराने ज़माने के लोग आएंगे उतने ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो होगा। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक यहाँ पे इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और सोल्यूबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, ठीक है। किसकी बात करूँ मैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं MgOH होल ट्वाइस और यहाँ डाउन द ग्रुप जाऊँ BaOH होल ट्वाइस तक, तो इन हाइड्रोक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ इनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। ये सारे लोग किसको कॉपी कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स को कॉपी कर रहे हैं ना, पड़ोसी को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। पर
उनके लेवल पे कभी पहुंच नहीं पाते, इसीलिए हमेशा बेरिलियम अलग ही निकल जाता है कि भाई मैं किसी को कॉपी नहीं करूँगा, मैं तो अपना अलग ही निकलूँगा। तो ये कॉपी करने के चक्कर में ना हमेशा उनसे कम रह जाते हैं। बेरिलियम तो अपने साइड में निकल लिया एम्फोटेरिक बन के, ठीक है। ये उनको कॉपी के चक्कर में, मतलब बेसिक बनने के चक्कर में, बेसिक बिहेवियर तो शो कर देते हैं, पर हाँ इनकी बेसिक होती है, पर उनके लेवल की बेसिक नहीं होता। जितना अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं ना, उनसे इनका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। बेसिक कैरेक्टर भी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी, इनकी सॉल्युबिलिटी भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कम होती है इनकी। ये हर चीज़ में कॉपी करते हैं। अल्कली मेटल्स की जो वो बन रही थी ऑक्साइड्स, वो आयनिक बन रही थी, तो ये कहा हमें भी आयनिक बनानी है, तो इन्होंने आयनिक बना तो ली पर अल्कली मेटल से कम बनी है, ठीक है। तो इसीलिए बेचारा बेरिलियम वो वहाँ पे भी साइड निकल रहे कोवेलेंट हो गए, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम भैया बेसिक बनाएंगे, फिर से उनको कॉपी कर रहे हैं। तो बेसिक बनाने के चक्कर में बेसिक बन तो जाती है, डाउन द ग्रुप इनकी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज भी होता है हाइड्रोक्साइड्स का, पर उस लेवल पर नहीं बनती जितनी अल्कली मेटल्स की हाइड्रोक्साइड्स बनती है, ठीक है। तो ये तो हमने इनकी बात कर ली। बेरिलियम को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं उनकी बेसिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप ऐसे इंक्रीज करता है। बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ सोल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड की, जो हमें पता है कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब क्या, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी और ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगी और ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करेगी। तो अब हमें ना इन दोनों की रिएक्शंस देखनी है कि जब ये बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, और जब ये बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे दिखाती हूँ कि जब बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। देखो बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड ये है BeOH होल ट्वाइस, और जब ये अल्कली के साथ रिएक्ट करेगी तो अल्कली से क्या आ रहा है हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन आ रहे हैं, ठीक है। अल्कली में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ से हमारे 2 हाइड्रोक्साइड आयंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है Be, 2 तो इसके पास थे ही, 2 और आगे, तो ये बना लेता है BeOH होल 4 और यहाँ पे 2 नेगेटिव आ जाता है साइन, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन होगी इसकी अल्कली के साथ। जब हम BeOH होल ट्वाइस की रिएक्शन, ये सबसे अनोखा बंदा है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है, बाकी सारे बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो क्योंकि ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है तो ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। जब हम इसकी रिएक्शन अल्कली के साथ दिखाते हैं तो अल्कली में से क्या आ रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स आ रहे हैं। तो Be, पहले तो 2 थे ही इसके पास हाइड्रोक्साइड, 2 और आगे तो OH4 हो गया और 2 माइनस लग गया, ठीक है। ये तो होगी इसकी अल्कली के साथ रिएक्शन, काफ़ी आसान रिएक्शन है। अब हम देखते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो BeOH होल ट्वाइस, इसके साथ ना हम एसिड भी डालते हैं और पानी भी डालते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, दोनों के हम यहाँ पे 2-2 मोल डालेंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास पहले बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 2 OH हैं। जब हमने 2 पानी के मोल डाले तो यहाँ से भी हमारे पास 2 OH नेगेटिव आ जाएंगे, और जब हमने 2 मोल एसिड के डाले तो यहाँ से 2 क्लोरीन के भी आयन्स आ जाएंगे। तो मतलब कि फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Be, ये तो ऐसे ही है, 2 इसके पास थे ही यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, 2 H2 क्या है बेसिकली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो 2 यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन आ गए, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा BeOH होल 4, ठीक है। और यहाँ से 2 क्लोराइड आयन्स भी आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की हम किससे रिएक्शन कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और जब अल्कली से करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, और इसको हम बेरिलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे बेरिलेट आयन बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे इनके हैलाइड्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इनके हैलाइड्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा ही था कि इनकी हैलाइड्स बनती कैसी है। जब हमारे मेटल जो है ये जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी हैलाइड्स बनती है MX2,
ठीक है। पर बेरिलियम को तो यार प्यार हो जाता है ना क्लोरीन से, बेरिलियम के लिए तो अलग ही फीलिंग्स है क्लोरीन की। तो फिर वो कुछ अलग तरीके से बनाता है। वो कहता है बेरिलियम का पेयर पहले ऑक्सीजन के साथ था। यहाँ पे हम फिर से अपनी कहानी पर आते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक बन जाएगा ये, बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको कहानी से रिलेट करेंगे ना तो इस पूरे टॉपिक को लर्न करना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है, और ये हमेशा याद रहेगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि बेरिलियम कौन है? वनराज। ऑक्सीजन कौन है? अनुपमा। वनराज और अनुपमा की आपस में हो रखी है शादी। इन दोनों का ऑलरेडी पेयर बना हुआ है। इनके घर में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। अब वनराज चाहता है कि मैं जो है क्लोरीन के साथ थोड़ा सा चक्कर चलाऊं, पर क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी अनुपमा जुड़ी होती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका क्लोरीन के साथ जुड़ना। पर क्योंकि ये वनराज है, क्योंकि ये बेरिलियम है, क्योंकि बड़ा चंट इंसान है, करके तो ये रहता ही है। बड़ा स्मार्ट बंदा है। खेलता कैसे है? इसको सब पता है कि 26 साल से मेरी जो बीवी है अनुपमा, उसका आशिक अनुज वो चाहता है कि वो अनुपमा को ले जाए, तो उसका ये फ़ायदा उठाता है। वैसे तो उसके पीछे पड़ा रहता है, पर ऐसे मौके पे तो फ़ायदा उठाएगा। क्या करता है वो? बेरिलियम जो ऑक्साइड है, ठीक है, BeO, ये कार्बन को बुलाता है, कूल अनुज को बुलाता है। इसको कहता है भाई तू ऑक्सीजन को ले जा। ये देखो एक ऑक्सीजन को ले गया, और ये फ्री टाइम में Cl2 के साथ बैठ के बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई। तो ये पहले वाली जो ये रिएक्शन है, ये बेरिलियम को छोड़ के जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मतलब बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ या बेरिलियम तो है नहीं अल्कलाइन अर्थ, तो जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो सारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 बनाते हैं। बेरिलियम का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, बनाता वो भी है, पर वो इस प्रोसेस से नहीं बनाता, सीधा उसको ना मिलती नहीं है। मतलब बेरिलियम कभी खाली होता नहीं, उसके साथ हमेशा ऑक्सीजन ही चिपकी रहती है, तो सीधा उसे मिलती नहीं है, ठीक है, क्लोरीन। तो उसको थोड़े बहुत चक्कर चलाने पड़ते हैं, ऐसे बेफालतू के काम करने पड़ते हैं। तो अब क्या होता है, हमने पहले ही कहा था कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये आयनिक बनते हैं। पर बेरिलियम क्या कहता है? मैं कोवेलेंट लेके जाऊंगा, मैं सबसे अलग बंदा हूँ। तो ये देखो, ये जो MX2 बनेगा ये आयनिक बनेगा, क्योंकि ये बेरिलियम को छोड़ के जितने भी हमारे क्लोराइड्स बनेंगे ना, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या फिर कैल्शियम के क्लोराइड्स, वो सब क्या बनेंगे? हमारे आयनिक बनेंगे। पर बेरिलियम क्या कहेगा? मैं बड़ा अलग बंदा हूँ, मेरे को नहीं बनाना, ये मेरे को नहीं बनानी आयनिक, तुम कॉपी करो। तो ग्रुप 1 वाले आयनिक है, तुम भी पीछे पड़ के आयनिक बनाने के लिए बनते तुमसे ढंग के है नहीं बनते, तुम फिर भी प्रीडोमिनेंटली आयनिक ही बनाते हो। भाई बनाया तो कुछ ढंग का बनाओ ना। मेरे को देखो, मैं कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाऊंगा, पर पूरा कोवेलेंट दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं प्रीडोमिनेंटली दिखाऊँ, नीचे नहीं रहता। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है ये हमारा कोवेलेंट दिखाता है, और जो हमारे दूसरे मेटल की हमारे हैलाइड्स बनते हैं वो हमारे आयनिक बनते हैं। अब देखो, बेरिलियम के हमें फ्लोराइड भी बनती है, और उसका तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, तो पिछली वीडियो में जाके देखें कि किस तरीके से फ्लोराइड बनती है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। अब एक बात देखो, अब क्लोराइड है यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करती है, वो ये ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पे ना इसको तरीका पता चल जाता है कि कैसे ये मेरे साथ जुड़ा। इसने तो ऑक्सीजन को भेज दिया कार्बन के पास, तो इसको ना बड़ी अब ये बन तो जाता है इसका पेयर, ठीक है। ये भी बेरिलियम को बहुत चाहती है क्लोरीन, तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कि ऐसा हो सकता है कि कल की आई कोई और लड़की आ जाए और ये जो बेरिलियम है ये मेरे साथ भी कुछ गोलमोल करके और उसके पास भाग जाए। तो इसको बड़ा बड़ा ना मतलब इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं कि यार क्या मेरी शादी टूट जाएगी, फिर क्या, ये तो है ही ऐसा भगोड़ा सा, ये तो हर किसी को तोड़ के चला जाता है, हर जगह अपनी चंटपंतियाँ दिखाता है, पर यार मेरे को भी छोड़ देगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा मेरा। इसको बड़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है। तो क्लोराइड बहुत शरीफ लड़की है या नहीं, तो ये क्या करती है, ये ना बड़ी, ये अब थोड़ी क्योंकि बेरिलियम की संगत में है तो थोड़ी चालाकपंती तो ये भी दिखाएगी, चंट तो ये भी बन चुकी है। ये क्या करती है, जैसे ही ये दोनों सॉलिड स्टेट में आते हैं ना, तो सॉलिड स्टेट में ना ये इतनी सारी चेनों से उसे ऐसे बांध देती है ना कि अब तू भाग के दिखाइयो, अब तू भाग के दिखाइयो बेरिलियम, तू भाग नहीं सकता, तो किसी और के पास ही नहीं जा सकता, अब तो कुछ भी कर ले। तो इतना बड़ा देखो रिंग चेन स्ट्रक्चर पूरा बना देती है, उसको ना पूरा चेन से ऐसे घेर देती है कि तू अब भाग के नहीं जा सकता। तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बिल्कुल रिंग चेन स्ट्रक्चर है। अब इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, ये पूरी स्टोरी प्लॉट का पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि बेरिलियम क्लोराइड का देखो सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर ऐसा बनता है और ये रिंग चेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मैंने पूरी कहानी बताई, ठीक है। चलो अब वेपर फेज में, अब इसको लगता है क्लोरीन को कि चलो सॉलिड स्टेट में तो मैंने इसको इतनी सारी रिंग चेन से बांध दिया, नहीं भाग सकता भैया, नहीं भाग सकता, इतना तो मेरे को भी गारंटीड है। पर वेपर फेज में क्या पता ये मुझे छोड़ के चला जाए,
यार अब क्या करूँ यार, ये तो इसके पास तो चांस है यार, वेपर फेज में तो शायद मुझे छोड़ के चला जाए, सॉलिड स्टेट में तो जैसे मैंने इसे रोक लिया तो ये क्या करती है, वेपर फेज में तो ये रिंग चेन तो नहीं बना पाती, इतने तो ये क्लोराइड अब बेरिलियम के सामने इतना भी पंगा नहीं ले सकती है तो क्लोराइड हील है तो मतलब ठीक है चलो। तो मतलब कि वेपर फेज में ये क्या करती है, ये उसके साथ ना डाइमर बना देती है, कहती है मैं ना तुम्हारे साथ जुड़वा रहूँगी, ठीक है, एक तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और एक और बार तुम्हारे साथ रहूँगी, डाइमर बना दूंगी, ठीक है। तो ये ना ऐसे मतलब बात करते करते उसको ऐसे पटा देती है और उसके साथ डाइमर बना देती है, और वेपर फेस में ये ब्रिज्ड डाइमर बनाती है, ब्रिज्ड डाइमर, क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर बनता है। ये कहती है कि यार तुम ना कभी कभी बेरिलियम ना बड़ा जिद पे उतर आता है, इसको तोड़ना होता है, इसको क्लोरीन के साथ नहीं रहना होता, कभी कभी कैसी सिचुएशंस आती हैं जब ये कहते हैं यार मुझे छोड़ भी दो यार, कितनी पीछे पड़ जाती हो तुम, तो तब ना बेरिलियम, तब क्लोरीन भी तब तो डर जाती है। तो क्लोरीन कहती है ठीक है तुम्हें अपनी जिद पकड़नी है ना, तुम पकड़ो, अगर तुम 1200 केल्विन तक का मेरे को हीट दे सकते हो ना, अगर तुम 1200 केल्विन तक की मतलब टेम्परेचर पे जा सकते हो तो मैं तुम पे रहम खा के अपना एक डाइमर तोड़ के मोनोमर में बदल दूंगी। मतलब मैं सिर्फ जो मैंने तुम्हारे साथ डाइमर बनाया था वो मैं डिकम्पोज करके एक मोनोमर में रख दूंगी। कब? जब तुम बिल्कुल ही मतलब उस पे ही उतर जाओ, मतलब अपनी जिद पे कि भैया तुम 1200 केल्विन तक का जब तुम्हारा गुस्सा पारा हाई जा सकता है तो भैया तो मैं डर जाऊंगी कि मुझे कुछ करना दे, तो मैं बेसिकली तोड़ दूंगी अपना डाइमर और मोनोमर में आ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जरूर, मैं मोनोमर में रहूंगी, तोड़ूंगी तो डाइमर, मोनोमर नहीं तोड़ने देगा भैया, अब हद पार हो रही है अब नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट में तो पूरा रिंग चेन स्ट्रक्चर बना दिया है, पर जब इनका वेपर फेज आता है तो ये डाइमर बना के रखती है, और जब बेरिलियम का बिल्कुल ही पारा हाई हो जाए, 1200 केल्विन तक का उसका पारा चला जाए, तो ये कहती है अब मेरे को डर लग गया इससे, अब मैं अपना डाइमर तो तोड़ देती हूँ पर मैं मोनोमर नहीं छोड़ूंगी, मैं मोनोमर बना दूंगी, डिकम्पोज कर दूंगी अपने डाइमर को, पर मोनोमर को मैं नहीं अब नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। और बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास हैलाइड्स हाइड्रेट बनते हैं, क्या बोला मैंने, हैलाइड हाइड्रेट, हैलाइड क्या होती है, जैसे बेरिलियम को छोड़ के किसी का भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने मैग्नीशियम का ले लिया, तो मैग्नीशियम की हैलाइड हाइड्रेट क्या होगी, हैलाइड बनाओ पहले MgCl2, इससे Mg + Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है। तो ये बन गई इनकी हैलाइड, हाइड्रेट कर दो, इसमें पानी डाल दो, तो MgCl2 में कितना पानी डल सकता है, 8 डल सकता है, ये बात ध्यान में रखना, MgCl2 के साथ 8 डल सकता है, कैल्शियम CaCl2 के साथ 6 पानी डल सकता है, SrCl2 के साथ भी 6 डल सकता है, और बेरियम Cl2 के साथ भी 2H2O डलता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है भाई, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जो हमारी हैलाइड हाइड्रेट की स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, इतना देखो बन नहीं पाता। MgCl2 तो अलग लेवल पे 8H2O बना सकता है, उसके बाद ये Ca और Sr फिर भी चलो कम हो रहे हैं, 6 पे आ गए हैं, और बेरियम तो बेचारा थोड़ा बूढ़ा इंसान है ना, तो वो कह रहा है ठीक है मेरी जवानी अब चली है, मैं 2 में ही खुश हूँ। तो ये इनकी जो है डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करते हैं, क्योंकि क्लोरीन है किसकी, क्लोरीन तो बेरिलियम की ना, बेरिलियम इन लोगों को थोड़ी ना देगा अपनी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई चलो तुम इनसे काम करा लो, ठीक है, बेरिलियम थोड़ा बच देता है, तुम इससे क्लोरीन से थोड़ा काम करा लो, पर भैया देख के करना, मैग्नीशियम तो उसका बड़ा खास है बेरिलियम का, क्योंकि बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम है, उसको कहते हैं भाई चलो ठीक है तुम अपना हाइड्रेट जो है 8 का बना सकते हो, उसके बाद कैल्शियम और Sr तुम चलो 6 का बना देना, पर भैया बेरियम तो बहुत ही वो है भाई, बूढ़े हैं भाई, नहीं भाई तुम्हारी उम्र चली गई अब, तो भाई तुम 2 में ही खुश हो जाओ। तो ये चीज़ इसमें आती है। और ये जो हमारे हैलाइड हाइड्रेट होते हैं, इनको भी जब आप हीट करते हो तो ये डिहाइड्रेशन करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे बेरिलियम और मैग्नीशियम के हमारे हाइड्रेटेड हैलाइड्स होती हैं, इनको अगर आप हीट करोगे तो हाइड्रोलिसिस करेंगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो सारे हैं ना, इनको अगर आप हीट करोगे इनके हाइड्रेटेड हैलाइड्स को, तो वो डिहाइड्रेशन कर देंगे, पानी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड हैलाइड्स की बात करोगे तो वो हाइड्रोलिसिस कर देंगे, समझ में। इसके बाद एक और बात आती है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था हर जगह क्लोरीन का, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लोरीन की, तो M + F2MF2, और बेरिलियम में फ्लोरीन के साथ जुड़ने का थोड़ा सा अलग ही तरीका जाता है, तो वो आपको मेरी पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा। तो फ्लोरीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो क्लोरीन के कंपैरेटिवली कम होती है, क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं,
इसको हम सिंपल सा तरीका हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्लोरीन भैया बेरिलियम का राज है। बेरिलियम को कौन पसंद है, क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन पसंद है ना, तो क्लोरीन सॉल्युबल होगी। फ्लोरीन कौन है बेरिलियम के लिए? बस एक बिजनेस प्रोफेशन के लिए उसने, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, बस बिजनेस प्रोफेशन के लिए रखा था। अब ये फ्लोरीन के साथ इतना ज़्यादा नहीं है वो, तो क्लोरीन तो भैया उसकी बिल्कुल ही खास है, तो उसकी मतलब पूरी पेयरिंग बन चुकी है। अब तो देखो उसके साथ चेनों में भी बन गया। तो क्लोरीन की तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, पर फ्लोरीन की सॉल्युबिलिटी कम है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हैलाइड्स वाला पार्ट कवर करा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट जो है ना, मतलब अब तक आपको सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जो ये अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये ऑक्सो एसिड्स भी बनाते हैं, और ऑक्सो एसिड्स में हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कार्बोनेट्स का। अब एक बात बताओ, कार्बोनेट किस किस के बीच का बॉन्ड है? कार्बन और ऑक्सीजन का। बेरिलियम ने क्या कहा था ऑक्सीजन को कि चल तू कार्बन के पास चली जा, मैं क्लोरीन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। पर भैया ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बैठ गई, इन्होंने तो कार्बोनेट ही बना दिया, और अब आगे परिवार के पास चल के हमारी शादी करो। ऐसे थोड़ी होता है यार। चलो अब वो कहती है कि यार तुम, बेरिलियम ने क्लोरीन से शादी करी, वो तुम्हें मंजूर था, वो तो उसमें कोई नहीं टोका, उसमें कोई इनसोल्यूबल वगैरह कुछ नहीं हुआ, पर तुम हमारे बारे में इतना भेदभाव दिखा रहे हो, तुम हमारी शादी नहीं करवा रहे हो। फिर वो जो बूढ़े लोग होते हैं वो आते हैं कैरेक्टर में, वो कहते हैं नहीं लड़की की कैसे हम शादी करा दें। चल भाई वो लड़का था, वो कर सकता है, वो हो सकता है, एक्सेप्टेबल है, पर तेरी शादी हम कैसे एक्सेप्ट कर ले? तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का तो शादी यार, ये कौन सी दो अलग अलग परिवार के लोग आ गए? पर नहीं, कार्बोनेट भी जिद्दी है, हम तो बनाएंगे। पर उनके परिवार वाले बहुत अपोजिशन दिखाते हैं। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अपोजिशन दिखाते हैं, और बेरिलियम वो तो हक्का बक्का ही रह जाता है कि क्या हो गया, मैंने तो इसको भेजा था कि भाई चल जो तेरे 26 साल पुराने दोस्त को बुलाया तो थोड़ी दोस्ती कर ले, ये तो भैया बॉन्ड बना के बैठ जाती है। उसका तो मतलब दिमाग ही हिल जाता है कि भैया हो क्या रहा है। एक तो पहले मैंने क्लोरीन बनाई है, वो मेरे पीछे पड़ गया, वो मेरे को चेनों से बांध रही है, यहाँ पे जो पुरानी थी भागी अपने उसके साथ और बॉन्ड बनाई, वो तो बिल्कुल ही मतलब वो कहते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अनस्टेबल रहता है, तो उनको तो उसको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाकी लोग ओपोजिशन दिखाते हैं पर एक्सेप्ट एट द एंड कर लेते हैं। तो कार्बोनेट्स में ओपोजिशन दिखाते हैं पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वाटर में अब मैं बात करूँ, कार्बोनेट्स का बेसिकली वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। जो भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ये वाटर में हमारे इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं चाहते कि ये कार्बोनेट्स के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये इनसॉल्युबल निकलते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल निकलते हैं। और आप बेसिकली जब इसमें इन्हीं का ही भाई डालते हो ना, पूर्वज वाला भाई, पूर्वज कौन था इनका? जो अमोनियम, याद है जो फ्लोरीन में इनका एक पूर्वज था NH4 2BeF2। ठीक है, पुरानी वीडियो देखना समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इनका अगर आप इनके सॉल्यूशन में पूर्वज डाल दोगे ना, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इनके जो मेटल कार्बोनेट का सॉल्युबल सॉल्यूशन लोगे एक, और उसके अंदर आप अगर अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन डाल दोगे तो आप इस कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि कार्बोनेट की दोस्ती किसी को पसंद नहीं है, तो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं ये कहते हैं हम तुम्हें सॉल्युबल नहीं होने देंगे वाटर में, तो ये इनसॉल्युबल बनते हैं वाटर में, और ये कहते हैं हम तुम्हें प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। तुम अपना एक सोल्यूबल सॉल्यूशन लाओ, हम उसके अंदर हमारा पूर्वज भाई जो था, तुम्हारा ही पूर्वज भाई अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कौन? उनका ही भाई है ना, तो पूर्वज भाई, पूर्वज अमोनियम कौन है? पूर्वज। ठीक है, तो हम तुम्हारे पूर्वज भाई को, अमोनियम कार्बोनेट को तुम्हारे ही सोल्यूबल सॉल्यूशन में अगर डाल देंगे ना, तो तुम्हारा प्रेसिपिटेट भी हम निकाल सकते हैं, पूरा तुम्हारा प्रेसिपिटेट निकाल देंगे। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जानते हैं तो भैया बूढ़े लोगों की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही है, और बूढ़े लोगों को तो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती कि भाई कोई लड़की शादी कर ले, उनको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कि ऑक्सीजन तो है कार्बन के साथ शादी कर ले। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, वो कहते हैं हम नहीं होंगे सॉल्युबल, हम सॉल्युबल हम मतलब ठीक है चलो हो भी रहे हैं तो बहुत कम होंगे। उनकी मतलब हमेशा ना ऐसे मतलब होते हैं ना, शादी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा बोलते ही रहेंगे, आ जाएंगे शादी में और सबका फंक्शन का मूड स्पॉइल कर देंगे, अपनी कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुना के जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी उनकी बड़ी कम होती है। भाई तुम खुश रहो ठीक है, पर नहीं, उनको अपना अलग है। ऐसे कैसे कर देंगे, कुछ चल रहा होगा हर बीच में अपनी टांग घुसा देंगे, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसका ऐसा कैसे है, ये वैसा कैसे है, तो ये ऐसे करने लग जाएंगे। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते इनकी ना थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है बहुत ज़्यादा।
ठीक है। और ये डिकम्पोज हो जाते हैं CO2 में और ऑक्साइड में। ऑक्साइड इन्हें पसंद है तो कहते हैं कोई नहीं, तुम CO2 का थोड़ा सा पोर्शन रख लो पर हमें ऑक्साइड दे देना, ठीक है। तो ये डिकम्पोज किससे हो जाते हैं, ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये तो कहानी थी बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका क्या रिएक्शन था कार्बोनेट की शादी पे, ठीक है। पर अब बात करते हैं बेरिलियम का क्या रिएक्शन था। सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसका रिएक्शन देखने पे आएगा। भैया दोस्ती, क्लोरीन से दोस्ती कर रहा था, देख तेरी ऑक्सीजन क्या गुल खिला रही है अब। तो जो बेरिलियम कार्बोनेट है ना, ये तो अनस्टेबल है भैया, इससे नहीं बर्दाश्त होता। ये क्या बन रहा है, ये क्या चल क्या रहा है ये मतलब तुम चाहते हो कि तुम कार्बोनेट जो है तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओ बेरिलियम के साथ। भैया मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, मेरे पास मत आओ। वो बिल्कुल ही अनस्टेबल है, उसका तो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना बिल्कुल ही अलग लेवल पे। वो कहता एक तो मैं फंसी गया हूँ यहाँ पे, क्लोरीन के साथ करा हूँ, उसने मेरे चेनों से बांध दिया मेरे को, और यहाँ पे जो मेरी पुरानी ऑक्सीजन है ये भी अपने मतलब शादी करने लग गया। और कह रहे हैं कि बेरिलियम कार्बोनेट के बीच में बॉन्ड का मतलब क्या है, कि कह रहे हैं कि तुम हमारी शादी में आओ। भाई मैं क्यों आऊँ, मैं नॉन स्टेबल हूँ, मैं तुम्हारी शादी में आके पूरा तोड़ फोड़ मचा दूंगा। मेरे से स्टेबिलिटी नहीं सहन होती तुम्हारे बॉन्ड देख के। आए बड़े कार्बन ऑक्सीजन की शादी, तुम तो मेरे साथ की थी तो तू भी भाग गया यार, हद है मतलब। और एक ये बात याद रख लेना कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हमारा कैटायनिक साइज इंक्रीज करता रहता है वैसे ही इन कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इस बात को याद रख लेना। क्या बोला मैंने, कि जैसे जैसे कार्बोनेट्स के कैटायनिक साइज में इंक्रीज आता है वैसे वैसे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। और बाकी ये है हमारे पास। तो अब जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये जो अगला ऑक्सो एसिड बनाते हैं ये होता है सल्फेट, ठीक है। सल्फेट वो चीज़ है जैसे मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम ना इनके परिवार के ना बच्चे हैं, ठीक है। बेरिलियम बड़ा शैतान बच्चा है और मैग्नीशियम इसका थोड़ा बड़ा भाई है, ठीक है। वो थोड़ा शरीफ है, वो इतनी चंटपंती नहीं करता है जितना बेरिलियम बहुत ज़्यादा चंटपंतियाँ करता है। और बाकी लोग ना इनके घर के बड़े हैं, मैंने आपको पहले बताया बाकी लोग इनके घर के बड़े बूढ़े लोग हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना, बेरिलियम छोटा भाई है और मैग्नीशियम बड़ा भाई है। तो बेरिलियम इसलिए थोड़ी ज़्यादा शैतानियाँ करता है, मैग्नीशियम भी शैतानियाँ करता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि वो भी शैतानियाँ करता है, पर मतलब ठीक है वो बड़ों की बात मान जाता है किसी लेवल पर। तो अब ये सल्फेट्स जो है ना, ये ना बेरिलियम और मैग्नीशियम के ना कज़न है, मतलब कज़न दोस्त होते हैं ना। कज़न जब आते हैं तो सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो बड़े लोगों को साइड बाय साइड लग रहा होता है कि यार ये लोग घर में आके कितनी धूम मचा रहे हैं, ये जो बाहर से मतलब ये जो हमारे रिश्तेदार के बच्चे आए हैं ये कितना ज़्यादा हमारा घर में उथल पुथल इन्होंने मचा के रख दिया। तो उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल आता है, पर बच्चे बड़े खुश होते हैं इस मोमेंट पर, उनको तो कोई मिल जाता है हमारे अपने साथ खेलने के लिए। तो सल्फेट भी ना एक वैसा ही इनके ना मतलब बड़ी अच्छे मतलब उन बच्चों को ना बेरिलियम और मैग्नीशियम को ये सल्फेट लोग बहुत पसंद है। ये कहते हैं भाई तुम हमारे घर आओ, हमारे साथ खेलो, मज़ा आएगा। तो ये ऐसे ही सल्फेट्स को ना हमेशा बुलाते रहते हैं। तो अब जब सल्फेट्स आता है तो BeSO4 और MgSO4 तो जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं, उनके साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं। तो BeSO4 और MgSO4 तो बिल्कुल रेडिली सॉल्युबल है। पर Mg के बाद जो हमारे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और हमारे पास बेरियम आते हैं, ये बड़े लोग आ जाते हैं। उनको ना थोड़ा लगता है कि यार ये क्या घर में उथल पुथल मचा के रखी है। तो जैसे जैसे जितने बूढ़े लोग आएंगे उनको ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ही मतलब बिहेवियर रहता है उनका, तो उनकी सॉल्युबिलिटी ना डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि सल्फेट्स जो है ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के बड़े खास लोग हैं, बड़े खास भाई बहन है उनके। आए हैं मतलब घर पे रहने आए हैं आराम से गर्मी की छुट्टियों में, तो ये तो आराम से रेडिली सॉल्युबल हो जाएंगे BeSO4 और MgSO4। पर ये जो बाकी के लोग हैं ये थोड़े से बूढ़े लोग हैं, तो ये मतलब कहते हैं कि मतलब ठीक है अब बच्चे आए हैं तो स्वागत तो करेंगे, पर मनी मन में इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप में, ठीक है। और ये सारे वाइट सॉलिड्स होते हैं, मतलब बढ़िया वाइट कलर दिखाते हैं, अच्छे से रहते हैं और स्टेबल होते हैं बिल्कुल हीट में। ये अनस्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल है ये हीट करने पे, ठीक है। और यहाँ पे अब ये रीज़न तो मैंने आपको दिया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके काफ़ी खास है। अब केमिस्ट्री मतलब हमें लॉजिक फैक्ट पे जाएं कि क्यों ऐसा होता है कि BeSO4 और MgSO4 रेडिली सोल्यूबल होते हैं और ये इन सब की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। देखो वैसे इन सब की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है, लैटिस एंथैल्पी फैक्टर की वजह से,
ठीक है। पर Be और Mg में क्या होता है, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इनकी लैटिस एंथैल्पी वाले फैक्टर को ओवरकम कर देती है, जिसकी वजह से ये वाटर में काफ़ी रेडिली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये इसका ऐसा रीज़न था, ये शायद आपको याद रहे ना रहे, तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे याद करा दिया कि Be और Mg का बड़े खास दोस्त हैं, इसलिए तो वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, रेडिली सोल्यूबल है। पर ये थोड़े बड़े लोग हैं तो इनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर दी है। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि Be2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी फैक्टर है वो लैटिस एंथैल्पी फैक्टर को से ज़्यादा होता है, उसको ओवरकम कर देता है, इसीलिए ये रेडिली सोल्यूबल होते हैं। इसका जो ट्रू फैक्ट है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम अपने लास्ट ऑक्सो एसिड की तरफ चलते हैं जो कि नाइट्रेट। तो अब हम बात करेंगे हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है नाइट्रेट्स। तो अगर हम नाइट्रेट्स की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रेट्स बनते कैसे हैं। जो हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने कार्बोनेट्स बनाए थे, अगर हम उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दें तो हमारे नाइट्रेट्स बन जाएंगे। आई अगेन रिपीट, जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने कार्बोनेट्स बनाए थे ना अभी, इससे पहले हमने कार्बोनेट्स ही बनाए थे सल्फेट से पहले। तो वो कार्बोनेट्स को अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर दोगे तो आपके पास नाइट्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है। अब ये जो है ना, अगर हम इनकी हाइड्रेटेड नाइट्रेट्स की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर दिखाते हैं जैसे कि जो हमारा हाइड्रेटेड हैलाइड्स का था। क्या कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो उनकी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कम होती रहती है। वहाँ पर हमने देखा था कि देखो यहाँ पर MgNO3 होल ट्वाइस की 6H2O है, वहाँ पर हैलाइड में 8H2O थी। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 6H2O है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये डिक्रीज करता रहेगा, तो इनकी जो टेंडेंसी होती है हाइड्रेटेड नाइट्रेट्स बनाने की ये डिक्रीज कर जाती है। और जो लास्ट में आता है हमारे पास BaNO3 होल ट्वाइस, वहाँ पर आपने देखा था कि जो बेरियम की हाइड्रेटेड हैलाइड बनती है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से, पर यहाँ पर ये एमोर्फस सॉल्ट बनती है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रेटेड नाइट्रेट्स बनाने की टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज करती है। उसके बाद एक और बात है कि अगर हमारे जो नाइट्रेट्स बने हैं अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। जो हमारे नाइट्रेट्स बने हैं जब हम इनको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। किस किस में डिकम्पोज होंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये डिकम्पोज होंगे ऑक्साइड में, साथ में ये NO2 गैस रिलीज करेंगे और साथ में O2 भी। ठीक है, NO2 और O2 देते हैं। नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, साथ साथ NO2 गैस को बाहर भेजेंगे और O2 को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नाइट्रेट जो है इनके बन जाते हैं और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में हमने जो भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आज पूरी कंप्लीट कर दिया है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे थ्रू कॉमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।